श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सच और आगे बताती हूँ। आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, पार्ट 125 में, जो मैंने बताया था आपको कि सप्तऋषि चौकी हरिद्वार उत्तराखंड निकट शांति कुंज, वहाँ पर मेरी कोर्ट के द्वारा से, कोर्ट के माध्यम से वो फाइल आई। वहाँ पर जांच होनी थी, मेरे को बिना इन्फॉर्म करे थाना इंचार्ज ने दूसरे जो डिफाल्टर पार्टी थी जिसके मैंने 7 केस किया था, राजकुमार, पलटू, मनोहर, रदीप तिवारी जी के लिए, तो वो फाइल वहाँ आई और इन्होंने मुझे बिना इन्फॉर्म करे ही मेरा चालान कटा करके भेज दिया। और इन्होंने काफ़ी अपनी मात्रा में अपने सहकार जिसे कहते हैं, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, जो कुछ गंगा विहार के कॉलोनी के लोग, इन्होंने झूठा सब कुछ वहाँ बता करके मेरे खिलाफ करा दी मुकदमा दर्ज। ठीक, कोर्ट में वो फाइल गई तब मुझे ये राज खुला था, लेकिन ये गलती कैसी हुई मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक वकील किया था जो मैंने अब चेंज कर दिया था। मैंने जब वकील किया तो मैंने उनको अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने कहा ये तो समस्या बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी थी जो ये समस्या आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रही हूँ। ये पहले मैंने ओरल बता दी थी कि मेरे साथ ये सब इतने सालों से होता आ रहा है। तो वकील साहब का ये कहना था, अरे आप तो बहुत लेट आई हैं, ऐसे पड़ोसियों को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपका केस मैं लड़ूंगा और आपको न्याय भी दिलाऊंगा। मैंने उनको जब ये सारी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी स्टोरी है, मैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ और दिल जान लगा दूंगा। और थोड़ी सी सिंपैथी भी दिखाई उस व्यक्ति ने, इतनी दिखाई कि जैसे मेरा सगा भाई हो, सगा पिता हो, सगा रिश्तेदार हो, सगा मित्र हो। इस तरह से उसने मुझे एक विश्वास दिलाया कि हाँ मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मैंने अपने सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं रहेगी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए ये सारी प्रॉब्लम, ताकि मैं इसको रीड कर लूँगा, स्टडी कर लूँगा, उसके बाद क्योंकि मेरे काम आएगी आपकी स्टोरी। जब मैं जीरा करूँगा, जब मैं बहस करूँगा, तो ये आपके बारे में पूरा डिटेल मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूँ और मैं केस जीत सकूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का सच बिल्कुल फोटो स्टेट की तरह निकाल के छाप दिया। यानी कि मैंने 59 पेज लगभग भर दिए थे, 59-60 के लगभग पेज मैंने भर दिए थे और मैंने इनको जाके दिया। जब इन्होंने जब सारी स्टडी रीड करी, मेरी सारी स्टोरी रीड करी, तो इन्होंने मुझे बताया कि अरे ये तो बहुत बड़ी है, इतना बड़ा परिवार तो नहीं बनेगा। अब आप लोग कहेंगे परिवार क्या होता है? ये उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो बेचारे मासूम से, सीधे से, थोड़े से इलिटरेट लोग वहाँ कोर्ट में जाते हैं, जो किसान लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता। आप भी अपने वकील से चौकस हो जाइए। आजकल हर एक वकील इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बैठा, सब यही बैठे हैं कि झूठ के बिहाफ पे खड़े हो जाओ और पैसे कमाओ और दूसरा चाहे अपनी आत्महत्या करके मर जाए। दूसरे का सम्मान कोई सम्मान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने पैसे इतने लगा रहा है, कोई जेवर बेच कर आ रहा है, कोई अपनी प्लॉट गिरवी रख के आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, कोई किसी से उधार लेके आ रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। कोई माताएं बहनें, बच्चों, छोटे बच्चे घर में छोड़ के आए होते हैं, कोई भाई मेरा व्यापार अपनी दुकान छोड़ के आया होता है, कोई मेरे भाई, पिता, अंकल जॉब और नौकरी छोड़ के आए हुए होते हैं, सिर्फ एक की कोर्ट की तारीख है। लेकिन ये काले कोर्ट वाले जो ये शनि का दुहाई देते हैं कि कोर्ट में इंसाफ होता है, जब पुलिस भी इंसाफ नहीं करती तब हम हार मोड़ कर एक गुहार लगाते हैं, वकील चुनते हैं, वकील के माध्यम से जज के पास एक गुहार लगती है इंसाफ की, राइट? कोर्ट में तो वही जाएगा, लेकिन अगर वहाँ भी गद्दारी होने लग जाए तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मैं समाज और सरकार से कहना चाहती हूँ ये नियम भी ढंग से बनाएं। और पहला नियम तो ये बनाए कि जब एक पड़ोसी दबंगगिरी से, नेताओं के साथ, भूमाफियों के साथ लोगों को परेशान करता है किसी मंशा से कि इसकी प्रॉपर्टी कब्जा ले, इसको परेशान करे, अननेसेसरी गाली गलौज और ये सब बच्चों से बुलवाता है, अपनी बीवियों से बुलवाता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी सस्ते लेने के माध्यम से, तो क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? और अगर सामने वाला व्यक्ति जब उस व्यक्ति से बहुत परेशान हो जाता है तो कोर्ट की सीढ़ी भी वही चढ़ता है जो बहुत परेशान हो जाता है। वरना कोर्ट की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ेगा। हर किसी को अपनी इज्जत, अपने पितरों की इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है कि हम कोतवाली क्यों जाए, हम कोर्ट क्यों जाए। लेकिन सामने वाला ऐसा ही
भू माफिया टाइप का कोई पड़ोसी हो और आपको तंग कर रहा हो, आपको जलील कर रहा हो, आपके सामने मुंह पे उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? एक ये लड़ाई को चुनौती देता है कि सामने वाला उकसे और वो गालियां दे और लड़ाई हो और आपस में विवाद हो, वो लड़ते लड़ते चौकी जाए और चौकी में उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी काफी अच्छी चलती है नेताओं के द्वारा, तो वो बंदा सामने वाला तो क्या करेगा? फंस गया। और पुलिस क्या करती है? नेताओं की सुनेगी, उसी भूमाफिया की सुनेगी, उसी पार्षद की सुनेगी और आपस में ही दोनों का चालान कटा दिया जाता है, धारा उस पर लगा दी जाती है जो निर्दोष होता है। ठीक है, ऐसा ये बार बार मेरे साथ हुआ है। आखिर क्यों मेरे साथ हो रहा है? बहुत लोगों के साथ भी हो रहा है। मैं कोर्ट में देख रही हूँ, काफ़ी लोग ज्वालापुर के भी आते हैं, लक्सर के भी आते हैं, काफ़ी जगह के लोग ये बता रहे हैं कि पड़ोसी से झगड़ा होता है तो पुलिस चालान काट देती है। मतलब पुलिस का काम क्या है? निष्पक्ष तो देखे, लड़ाई शुरू करी किन्ने? माना कि दोनों हाथ से ताली बजती है, कई बार ये भी होता है कि ताली बजाने वाला भी जबरदस्ती खुद ऐसे कर रहा होता है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा होता है। आप समझिए इस बात को। सामने ये भूम माफिया टाइप के दबंग लोग जो ये सिफारिश लगाते हैं, आपको तो इसी से पता लग जाना चाहिए किसका आदमी है और ये क्यों सिफारिश लगा रहा है और इसको क्यों तंग कर रहा है। खाली मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हो रहा है। मैं कोर्ट पे काफ़ी लोग देख रही हूँ, काफ़ी खचाखच कोर्ट भरी हुई है, बड़ा मुनाफा हो रहा है। यहाँ तो लोग कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है। नहीं, बेरोजगार कहाँ है? पुलिस वालों ने तो काम दे रखा है वकीलों को कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चालान नहीं काटेंगे तो चलो वहाँ पे चालान यहाँ पे काट रहे हो तो आप भुगतना। सारी सेटिंग होती है इनकी नेताओं से, वकीलों से। आप ये बताइए, जब सबने मिलकर के काम करना है तो आप फिर न्याय कैसे दिलाएंगे? जो आप ये काले कोट पहनते हैं, जो आप ये कस्में खाते हैं कि हम देश के लिए लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे, तो मैं तो कहती हूँ देश के लिए तो उन लोगों लड़कों को भेज देना चाहिए जो लोफर बिना काम के बेरोजगार जो घूम रहे हैं, उनको लड़ाई करने के लिए भेज देना चाहिए। पुलिस की जगह उनको भेज दो मरने के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे, मैं तो यही कहूँगी। और जब पुलिस इंसाफ नहीं करती तो हम चुनते हैं एक वकील, एक विश्वास पे, राइट। और वही वकील आपके साथ भी गद्दारी कर रहा हो। आपने 60 पेज का बयान लिखित में दिया है, फिर आपने उसको रीड करा, हमारे वकील ने उसे रीड करा, ये इस मकसद से कि मैं पूरी स्टोरी को समझ लूँगा, तो जब जीरा होगी या जज साहब को कुछ बताना होगा तो मैं अपने क्लाइंट के पक्ष में मैं सब कुछ सच रखूँगा और इसे इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन वो कॉपी उसने पढ़ी और 1.5 पेज का PDF बना दिया, सारी महिलाओं का नाम काट दिया, दीप तिवारी की पत्नी का, राजकुमार की पत्नी का और उनकी बेटियों का, यानी कि कुल मिला के सब महिलाओं का नाम काट दिया और जानबूझकर मेरे आगे रख दिए दीप तिवारी जी और मनोहर पलटू और राजकुमार। सिर्फ कि मेल तंग करते थे, महिलाएं तंग नहीं करती थी। आखिर क्यों इन्होंने नाम काटे? क्या ये मेरा वकील बिक गया था? क्या ये मेरा वकील को किसी ने धमका दिया था? या मेरा वकील ही इन्हीं के ग्रुप का था? या मेरे वकील ही इंटरेस्टेड नहीं थे? या मेरे ही वकील मुझसे साजिश कर रहे थे? क्या थी आखिर कहानी जो इन्होंने मेरा सारा बयान बदल दिया और सिर्फ 1.5 पेज का लिख दिया और उसके बाद ये बोल दिया कि जब मैंने सवाल किया वकील साहब को कि भाई मैंने इतना बड़ा सब कुछ बना के दिया तो आपने क्यों नहीं लिखा और महिलाओं के नाम क्यों काट दिए गए? मेरा चालान चौकी में फिर दोबारा कैसे कट गया जब कोर्ट की जांच आई है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने बल्कि उल्टा मुझे और डांट करके भाई ये ऐसा है, लड़ना है मेरे साथ केस लड़ो और नहीं तो आप अपना रास्ता देखो, ये बात थी। और दूसरा, जब मैंने ये सवाल करा आपने महिलाओं के नाम क्यों कटे, उन्होंने कहा कि अरे हम महिलाओं को ले लेंगे ना, हम बीच में जब जीरा होगी, जब हमारी जज के साथ बहस होगी तो हम बीच में ले लेंगे। कोई नहीं लेगा, ध्यान रखिए आप, कोई नहीं लेगा। जो बहनें माताएं मेरी वीडियो देख रहे हैं आगे शेयर करें, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। ध्यान रखिए अपने वकील के साहब के साथ, पैसे लेने के लिए ये सब आगे आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये इंसाफ ना दिला करके आपको कोर्ट के चक्कर पे चक्कर दिलाते हैं। ध्यान रखिए वकील साहब, जितने भी मेरे वकील साहब है, ईश्वर सबको देखता है। अगर आप काला कोट पहन के, शनि का कोट पहन के अगर बैठे हैं ना, तो ये मत सोचना कि शनि आपको बख्श देगा। शनि भी आपको नहीं बख्शेंगे, शनि भगवान भी, उसके घर में तो न्याय है ना। आप ही तो गद्दारी के साथ अन्याय कर सकते हो। जो एक बंदा परेशान होकर के किस तरह मजबूरी में अपना समय देने आता है, किस तरह उसके पैसे खर्च होते हैं, वो वहाँ समय व्यतीत करता है कि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, सिर्फ इसलिए। एक इंसाफ भी हमें एक पैसों में मिलेगा, पहले वकील करें, फिर वकील की फीस भरें, फिर जज के पास हम खड़े हों, हमें एक इंसाफ अब ऐसे ही मिलेगा? और तारीख पे तारीख 3-4 साल तक कोर्ट लगता है। आखिर क्यों? क्या आप लोगों को भगवान का कोई डर नहीं है
कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए भैया। अगर आपके बस के नहीं है उस केस को हैंडल करने का तो आप साफ मना कर दीजिए ना। किसी को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? पहले फीस ले लेते हो, फिर समय बर्बाद करते हो, वो उससे पहले PDF इतना लिखवा लेते हो, फिर उसके बाद उसमें से कटिंग करके छोटा सा बना देते हो, फिर बेवकूफ़ बनाते हो कि जब हमारी जीरा होएगी तब हम बहस करेंगे, तो हम तब इसमें ऐड करेंगे इस लाइन को। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे थे आप? हमें बना रहे थे। हम तो बन गए, हम तो आसानी से बन गए, लेकिन ध्यान रखना आप भगवान को नहीं बेवकूफ़ बना सकते, समझे? आपका एक एक कर्म, आपका हो चाहे मेरा हो, एक एक कर्म ऊपर लिखा जा रहा है। और जब उसकी इंसाफ की लाठी बजेगी ना तो दर्द तो बहुत होता है, आवाज़ नहीं होती। ध्यान रखना। और इसे भुगतनी पड़ती है सारी पीढ़ियों को। कितनी महिलाएं कितनी परेशान है, रोशनाबाद तो छोड़ो, सब जगह जहाँ कोर्ट है, किस तरह से तुम अपना मुनाफा कमाने के लिए किसी का कितना टाइम बर्बाद करते हो। कभी वकील साहब नहीं होंगे, कभी वकील साहब छुट्टी पे नहीं होंगे, कभी दूसरी पार्टी वाली को फ़ोन कर दिया जाता है कि तो मतलब आइयो मत सामने। मैं कह दूंगा सामने वाला वकील ही नहीं आया, आज जिराई नहीं होनेगी, आज आपके गवाह नहीं होनेंगे, आज आपके पास टाइम नहीं है, आज कोर्ट का टाइम निकल गया। कैसे कैसे आप गेम खेलते हैं पैसे को कमाने के लिए। और ऐसा ही गेम आप लोगों के साथ खेला जाएगा ईश्वर के और कुदरत के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आपको मेरी बात कड़वी लग रही होगी जितने भी मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, लेकिन कड़वी है पर ये सच्ची है। आज जिस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, कहते हैं क्लाइंट और हमारा जो कस्टमर होता है वो एक भगवान होता है, आप उसके साथ उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ही आने वाले समय पे आप लोगों के समय बर्बाद होंगे। आप भी इधर उधर चक्कर काटेंगे, आप भी अस्पतालों के चक्कर काटेंगे। आपका किया आपकी ही आगे की पुश्तैनी जो होते हैं, हमारी जड़ें, आने वाली जो बच्चे आए होते हैं, हमारी जो पूर्वजों की लाइन चली आ रही है, वो सब भुगतते हैं फिर आगे। मैंने तो यही पढ़ा है भागवत में। लेकिन अगर आप लोगों को किसी को इंसाफ नहीं दिलाना होता, आपको लगता है कि भाई ये पार्टी का मैं न्याय नहीं कर सकता, तो आप लोगों को ना क्लियर मना कर देना चाहिए कि हम ये केस नहीं हैंडल करेंगे। भाई ऐसा क्यों? कहते हैं कि वकील साहब है तो वकील साहब ही रहते हैं, वो इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन जब वकील ही हमारा गद्दारी कर जाए तो हम कहाँ जाएंगे। फिर इन्होंने इस तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर इन्होंने तारीख भी मेरे को झूठ बोली, ठीक है। जब मेरी पहली डेट थी, मेरी वो डेट थी ही नहीं। इन्होंने मुझे 18 नवंबर बोली पहली डेट। 18 नवंबर को बोला कि तुम आ जाना, वहाँ पर तुम्हारे बयान होंगे। तो जब देखा मैंने, मुझे कुछ डाउट हुआ। मेरे एक दो और वकील थे जानकार, मेरी फ्रेंड्स के रिश्तेदार, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने ऊपर जाके फाइल जांच करवाई। आप करा सकते हैं, आप भी ऐसे करा सकते हैं। मैंने फाइल जांच कराई तो उसमें लगी थी 29 नवंबर, उसमें लगी थी 29 नवंबर, जबकि मेरे खुद के वकील ने मुझे 18 नवंबर डेट दी कि 18 नवंबर है। और बहुत बहस करी इस वकील ने, बहुत बहस करी, और इतनी बहस करी कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने वकील पे भरोसा करूं या क्या करूं। लेकिन जब मैंने एक दो वकील करे और ऊपर जाके मैंने डेट जांच करवाई, ऊपर जहाँ पे फाइलें खुलती है वहाँ जांच करवाई, तो मेरी डेट जो निकल रही थी, पहली डेट मेरी 29 नवंबर निकल रही थी, जो मेरे को बार बार 18 नवंबर बोल रहे थे। इसी बात के लिए बहस हो गई। मुझे सच दिख गया, पर सारी फाइल मुझे दिख गई कि मेरी डेट 29 नवंबर को लगी। मैं वापस आई और मैंने फिर भी पूछा इसी वकील से, मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन्होंने बदतमीजी करी, खूब बदतमीजी करी मेरे साथ कि नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, आना है आना है तो आ रहा है ना, नहीं आना तो मत आना उस डेट पे, तुम्हारी इच्छा। मैंने तो तुम्हें बता दिया 18 नवंबर की डेट है, 18 नवंबर में आना है तो आना, नहीं आना। मैंने कहा पर ये तो डेट 29 नवंबर की है। भाई बहस पे बहस हो रही थी। इन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको जैसे आप मेरे पे विश्वास नहीं करेंगी तो फिर आगे के केस कैसे चलेगा अपने वकील पे, तो विश्वास करना चाहिए। तब मैंने ये बोला और फिर मैंने वो पर्चा दिखाया जिसपे उसने भाई लोगों ने जो ऊपर मिलते हैं उसकी नकल हमने निकलवाई। तो मैंने वो पर्चा जब सामने रखा, मैंने कहा बताओ ये डेट 18 नवंबर कहाँ है। तब इन वकील का मुंह चुप हुआ और मैंने खुद ही वहाँ से फाइल हटा करके मैंने दूसरा अपना वकील किया, जो मेरे वकील साहब हैं राजेंद्र लोधी जी, मिस्टर राजेंद्र लोधी, ठीक है। ये चालान स्पेशलिस्ट हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन ये मेरा केस मेरे पक्ष में मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ केस सही चल रहा है इनका, और ये मेरे पक्ष में मुझे अपने घर के जैसे एक केस लड़वाते हैं। लेकिन जो मैंने पहला वकील करा, उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी। उन वकील का नाम है मुकेश सारस्वत,
जानते, मैं पहली बार मिली थी इनको, मैंने इनको एक तरह से ना भगवान मान लिया था। मुझे लग रहा था कि मुझे इंसाफ दिला देंगे, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। आखिर क्यों भाई? केस नहीं लड़ना था, मना कर देते। आपके ऊपर कोई प्रेशर था, मना कर देते। आपके ऊपर कोई धमकी का, जोर जबरदस्ती का, कोई डर का, कोई इंटरेस्टेड नहीं था, या मेरे पैसे आपको उस मुंह मांगे नहीं दे रही थी, तो आप मुझे क्लियर कर देते कि भाई मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने परिवाद तो बना दिया, उसमें महिलाएं हटा दी, अब वो परिवाद वही जमा हो गया। तो दिक्कत कितनी हुई? फिर मैंने खुद ही फाइल हटाई, मेरा मन ही नहीं हुआ ये वकील करने का, और मैंने अपना वकील चेंज किया। जो मैं आई अपने वकील मिस्टर श्रीमान जी रायंदा लोधी जी के पास रोशनाबाद में। अब ये मेरा केस चल रहा है और इंसाफ की गुहार चल रही है। बाकी तो मैंने सब प्रभु पे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा इंसाफ तो मुझे ऊपर वाले से मिलेगा। मुझे अपने महादेव पे पूरा विश्वास है। ये तो छोटी सी कलम थी, छोटी सी लड़ाई और कोर्ट तक चली गई। सिर्फ दीप तिवारी जी और राजकुमार, इन सबको तो अपनी दबंगगिरी और बदमाशी दिखानी थी गंगा विहार कॉलोनी में, क्योंकि जाने माने प्रॉपर्टी डीलर हैं ये, और ये इस तरह से मिल करके परेशान करते ताकि इनको कोई चुंगा हफ्ता मिल जाए और किसी तरीके से 100 रुपये की चीज़ इन्हें 50 रुपये में मिल जाए। इस तरह से ये आतंकियां मचा रखी है गंगा विहार कॉलोनी में। तो ये परेशान करते हैं ताकि भू माफिया की तरह की, ताकि इनसे सस्ते में प्रॉपर्टी लिया जाए और उन्हें यहाँ से भगाया जाए। अब मैं सरकार से पूछूं, क्या ये संपत्ति क्या गिफ्ट में दी थी मुझे दीप तिवारी जी ने या राजकुमार जी ने, या मैंने किसी की प्रॉपर्टी कब्जा रखी है गंगा विहार में? है अपने ही खून पसीने की कमाई से हमने घर बनाया हुआ है और इसमें हमें ठीक से जीने नहीं देते। ऐसी पता नहीं कितने लोग परेशान हो रखे हैं। आप, मैं सरकार से कहूँगी इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए कि और भू माफिया कैसे ख़त्म हो, किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, किस तरह से सीधे लोगों का शोषण होता है, किस तरह से गरीब लोग जो अपने पुश्तैनी मकान होते हैं, जो पिता की संपत्तियाँ होती हैं, दादा परदादा की होती हैं, और वो व्यक्ति एक सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, मान सम्मान कमाया होता है और उस पर हावी हो जाते हैं इनके दीप तिवारी जैसे भू माफिया लोग, जो परेशान करते हैं अन्य लोगों के साथ मिलकर के। जो इस टाइप के सारे लोग होते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ गैंग एक साथ बन जाती है और सब जगह ये परेशान कराते हैं ताकि प्रॉपर्टी कब्जाई जाए। और प्रॉपर्टी कब्जाई जाएगी, सामने वाले का ये फायदा उठाते कि हमसे लड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो खुद एक सम्मानीय व्यक्ति है, वो समाज के सामने लड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण वो कोर्ट के चक्कर काटता है। बताओ, संपत्ति भी हमारी, ताले भी इनके। मेरे पिताजी की संपत्ति नींबू घेर मोती बाजार हरिद्वार में कब्जाई गई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी बहनी मानी अरोड़ा कहाँ है? बताए मुझे। वो ताले उस मकान पे किसके हैं? क्यों नहीं खुलते? खोले ना, सरकार कर क्या रही है? बोलो, अभी अखाड़ा क्या कर रहा है? खोले उसको, ताले को तोड़े। आखिर वो संपत्ति कैसे हो गई नींबू घेर में, इतने कंजस्टेड एरिया में, जहाँ कभी सपने में भी एक चिड़िया भी कैद नहीं हो सकती, कोई कब्जा नहीं हो सकता उस चिड़िया का भी। उसमें हमारे पिताजी दादा परदादा की संपत्ति भू माफियों ने ताले लगाए हुए हैं, कब्जे कर लिए। आप जांच कीजिए, मैं सरकार से कहूँगी। और मैं ये वाले वकील साहब से कहूँगी, मुकेश सारस्वत जी से, कि मैंने आपको अपना एक खुदा माना था, मैंने आपको एक अपना खुदा माना था कि एक ऐसा लगा था कि मैं आपके पास नहीं, मैं एक मंदिर में पहुंच गई हूँ, मुझे जहाँ इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ जो गद्दारी करी ना, इसको तो आपका भी न्यायाधीश ऊपर बैठा है, ठीक है? मैंने तो अपना न्यायाधीश आपको बना दिया था, लेकिन मेरा तो ऊपर भी बैठा है और आपके पास भी मैं ही थी, लेकिन आपका न्यायाधीश ऊपर बैठा है। आपने मेरे साथ जो गद्दारी करी वो और किसी के साथ ना करना, बस मैं यही कहूँगी। और उसके अलावा मेरे लिए कोई आपके लिए वर्ड्स नहीं है। सबने अपना अपना किया भरना है, ये परमात्मा जानता है कौन सही है कौन गलत है। आपको मेरे साथ अगर ये गद्दारी करनी थी, आप मेरा केस छोड़ देते, लेकिन आपने मुझे बीच नाव में ला करके धक्का दे दिया और यूँ बोला कि जा अपना आप ये नाव खुद चला। ये गलत करा है आपने मेरे साथ, और आपने मेरे साथ किया है, कोई बात नहीं, मैंने तो झेल लिया, लेकिन और किसी के साथ मत करना। हर एक व्यक्ति बड़ी परेशानियों के साथ आपके पास आप सारे वकीलों के पास एक लेके आता है कि भाई मुझे इंसाफ मिले। तो आप अगर हर किसी को इंसाफ दिलाएंगे, आपको इतनी कमाई नहीं उससे मिलेगी जितनी उसकी दुआओं से आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना, वो बंदा जब आपके साथ खड़े होकर के केस जीतेगा तो वो इतनी दुआएं और आशीर्वाद देगा, अंदर से एक मन से दुआ निकलेगी, और वही दुआ आपके 100 ग्राहक बना देगी, 100 कस्टमर आएंगे। जब वो खुद केस जीतेगा तो आपको भी तो बताएगा कि हाँ भाई ये वकील साहब अच्छे हैं। और हम ये हार और जीत तो पहले ही ईश्वर ने लिख दी होती है, इसमें कोई वकील का भी कोई दोष नहीं होता।
हर वकील चाहता है कि मेरा क्लाइंट जीते, हर एक वकील चाहता है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। लेकिन अगर आप दूसरे वाले क्लाइंट के साथ मिल जाते हो किसी लालचवश या किसी दबंगगिरी नेताओं के प्रेशर के कारण, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को बीच में सच बता करके फाइल को बंद कर देना चाहिए, ना कि उसका समय खराब करना चाहिए कि भाई देखो भाई तुम तारीख पे तारीख आओ, पैसे पे पैसे देते रहो। कोई पता नहीं कोई कैसे आता है, कोई कर्जा लेके आता है, कोई अपना गोल्ड बेच कर आता है, कोई अपनी संपत्ति को गिरवी रख के आता है। आप ऐसे मत कीजिए। मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ हर किसी को न्याय दिलाइए। वो एक ही न्याय आपको 100 दुआएं देगा और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। और कितनी कृपा भगवान की बनेगी, भगवान भी खुश होंगे, शनिदेव खुद एक खुश होंगे कि मेरा उतारा हुआ मेरा ही रूप आपके रूप में गया है जो आप लोगों को न्याय दिला रहे हो। तो सोचो, शनि देव की अगर कृपा बरस जाए तो आप तो खुद एक माला माल हो जाएंगे। जरा से चंद पैसों के बीच में आप किसी के साथ गद्दारी ना कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जांच कीजिए ना कौन सही है कौन गलत। आप में इतना माइंड होता है, आप तो क्लाइंट का सब कुछ सुनते हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लाइंट की कहाँ गलती थी कहाँ नहीं थी। आप उसको वो इंसाफ के लिए आया है, कैसे आया है, ये तो जानकारी आप सब खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां आपको ये लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है या किसी कारणवश आप उसका केस नहीं लड़ सकते, तो आप उसका केस को स्टार्ट करे बिना ही उसे बंद कर दीजिए और उसे दूसरा वकील के लिए सलाह दे दीजिए बस कि मैं नहीं लड़ूंगा आपका केस, मेरे बस के नहीं है, आप सामने वाले वकील से बात कर ले। तो आप इतना तो कर सकते हैं। आप क्यों दूसरे को धोखा देते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं? नहीं, गलत है। बहुत प्रॉब्लम में आते हैं ये लोग और आप अगर इनसे ही लाभ उठाने को सोचेंगे तो ध्यान रखिए कि ऊपर वाले की आंखें खुली है, वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी का पीछा नहीं छोड़ते, आप तारीख पे तारीख लगाते, तो वो भी आपकी कलम ऊपर लिख रहा है, आप तो उसकी लिख रहे हो जज के पास जा करके, ठीक है, कि ये इसको प्रॉब्लम है और आप इसे सॉल्व कीजिए। जज के पास यही तो गुहार लगाते हैं, लेकिन आपकी भी कलम ऊपर चल रही है। आप ये ध्यान रखिए, जिस दिन आप मेरे भाई लोग ये समझ लेंगे ना कि आपको खुदा देख रहा है, तो आप हर किसी को न्याय दिलाएंगे। मैं यही चाहती हूँ और सरकार से चाहती हूँ ये भू माफिया ख़त्म करें। कितने लोग प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, एक ही पिता की संतानें होती हैं और वहीं दोनों भाई भाई वहीं खड़े होते हैं, वहीं बहनें और भाई वहीं खड़े होते हैं। इनका जल्द से जल्द निष्पक्ष न्याय करके जांच करके कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं, बड़े बचपन में एक ही थाली में खाने वाले बच्चे और बड़े होकर के कोर्ट में एक बाप की हिस्सेदारी पे दावा कर देते हैं, तो ये गलत है और जल्द से जल्द निपटाया करें इस केस को। मैं तो ये कहूँगी सरकार अपने नियम चेंज करे। जो इतने 40 मेरे एक फ्रेंड का प्रॉपर्टी में मामला निपटा, 40 साल बाद निपटा, ठीक है, 40 साल बाद उसका मामला निपटा और वो भी आधा आधा हिस्सा हुआ, ठीक, जबकि उनका ज़्यादा बनता था। मेरे फ्रेंड्स सर्किल में था जिन्होंने कोर्ट में ये केस किया था। 70% तो मेरे इन लोगों का बनना था, लेकिन कोर्ट ने 50-50 दिया और वो भी 40 साल बाद। क्या करेगा बंदा, जवानी में प्रॉपर्टी चाहिए, अब वो बुढ़ापे में मिल रही है इतना पैसा लगाने के बाद, अपने ही प्रॉपर्टी के लिए हमें केस लड़ने पड़ रहे। अरे सरकार पहले ही नियम बना देना कि भैया जितने बच्चे हैं, कितने टुकड़े हैं, कौन वारिस होगा, मरने के बाद कौन होगा, बेटियां वारिस है या नहीं है, सब पहले एक अच्छे नियम बना दे ताकि ये मामले कोर्ट तक जाए ना, और पुलिस वहीं पर ही निपटारा कर दे कि कोर्ट तक जाने की नौबत ही ना आए। जब पुलिस को भी ये पता होगा कि इतना हिस्सा इसको देना है, इतना हिस्सा इसको देना है, तो फिर वो मामला तो पुलिस और चौकी और सीओ सिटी तक ही निपट जाएगा ना। और उसके बाद आप ये धारा हटा दीजिए कि भाई इतने 10-10 साल 20-20 साल कोर्ट में केस चल रहे हैं और ताले लग रहे हैं संपत्तियों पे, तो ये गलत है ना। जो जब भूख लग रही तब रोटी ना मिले, जब पेट भर जाए तब रोटी मिल रही है, तब उस संपत्ति को बुढ़ापे में मिल रही है, तो बंदा क्या करेगा, वो आगे आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। तो ये जल्द से जल्द इसको भी चेंज कीजिए। और चाहो तो ये सिविल की जो होती है कोर्ट, इसको जैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है ऐसी सिविल की कोर्ट अलग से बना दीजिए और उसमें जल्दी से जल्दी 1 साल का नियम लगा करके उसमें बंटवारा कर दीजिए। जल्दी से जल्दी कीजिए काम जी, ताकि सबको अपने पितरों की पैतृक संपत्ति भोगने का सुख प्रदान होए। मैं तो यही कहूँगी ना, जब भूख लगेगी तभी रोटी अच्छी लगेगी। चलिए, जो मैंने को कुछ बोलना था और जो आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने तो अपने मन की बात आपके बीच में रख दी है
और कुछ मेरे किसी भाई को बुरी लगी तो मुझे कमेंट कर सकता है कि ये बात मेरी बुरी लगी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मैंने अपने दिल की बात रखी है। जो मेरे साथ हुआ है आप लोगों के साथ ना हो, आप सतर्क रहें और एक अच्छे वकील बन के हर एक नागरिक को आप उसे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि देखो एक लास्ट ऑप्शन पुलिस के बाद आपके पास ही होता है। पुलिस से जब हमें इंसाफ नहीं मिलता तो एक वकील साहब ही हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इंसाफ दिलाते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं जज के साथ। तो अगर आप हर किसी को अगर इंसाफ दिलाएंगे तो सोचो आप कितनी दुआएं पाएंगे। मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बाकी आप देखिए आपको क्या करना है इसके लिए। और एक बार फिर से कहूँगी कि जो मेरे वकील ने जो मेरे साथ थोड़ा सा धोखा किया है वो और किसी के साथ ना करे। बहुत दुखता है, क्योंकि एक विश्वास पे जाता है बंदा वकील करने, और वही वकील हमारे साथ अगर वो ऐसी परेशानियाँ क्रिएट कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सच के साथ। आपके बीच एक सच लाने का मेरा जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि जो मेरे साथ हुआ है कहीं आप लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इससे कैसे बचा जाए। थैंक यू।